हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा हमारा हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है, आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ आप शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। आप सभी को पता है बेटा कि पेपर नजदीक आ चुका है और जितना ही पेपर नजदीक आता है तो घबराहट होने लगती है, तो घबराना नहीं है, बस अपनी तैयारी पर फोकस करना है और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो बेटा प्रैक्टिस सेट है ये बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो भी मैंने मटेरियल है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ध्यान से लगाना और ध्यान से पढ़ना। पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अच्छी तरीके से वहां पर वो रिवीजन कर लेना। मैं यहाँ पर आपको आंसर इसके बारे में बताता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। ये बताना बेटा इसमें कौन सा आपका असंगत युग्म है, ये डिसाइड करना है। कि सर्दी का बहुवचन सर्दियां, ये सही लिखा हुआ है। बहन का बहने, क्या ये गलत है, या गुब्बारे का गुब्बारे, कौन सा आपका इसमें है जो आपका अशुद्ध गलत है, ये आपको बताना बेटा। बताइए, वचन संबंधी यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो बताना। ठीक है, एक बात और बेटा कि बृहस्पति के दिन परसों को आपकी बेटा एक लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, जिसमें मैराथन लेकर आऊंगा और ये हिंदी के प्रैक्टिस जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं कंप्लीट, और मैं एक मैराथन लेकर आ रहा हूँ बेटा 2 या 2.5 घंटे की हिंदी से रिलेटिव, जिसमें पूरी हिंदी निचोड़ आपको मैं करवाऊंगा। उस मैराथन के साथ बृहस्पति के दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है, तो सब जने जुड़ना उस लाइव क्लास में और शानदार तरीके से एक बार सभी हिंदी का रिवीजन करेंगे जो जो हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए बेटा। तो अगर बेटा आपने सभी ने अगर इसका आंसर लगाया होगा, अगर आपने बेटा इसका आंसर सबने लगाया होगा डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें असंगत आपका बेटा डी है। वो क्यों है मैं इसके बारे में बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो, सर्दी की अगर बात करते हैं तो सर्दी का जो बहुवचन होता है सर्दियां होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, याद रखना, जितनी बेटा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, इकारांत जो स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, ठीक है, मतलब जिन शब्द का जो अंतिम बड़ अगर बड़ी ई होता है तो उनको कहा जाता है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। तो जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है तो उसका जब भी हम बहुवचन बनाते हैं बेटा, तो याद रखना इस जो बड़ी वाली ई होती है ना, इसका हमें छोटी ई करके, मतलब कि दीर्घ का लघु करके उसके साथ या प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं बेटा, या प्रत्यय जोड़ देते हैं और उसका क्या बन जाता है, वो बहुवचन बन जाता है। जैसे मान लो उसने सर्दे का पूछा है, वो आपसे नदी का भी कर सकता था कि नदी का बहुवचन क्या है। वो आपसे टोपी का भी पूछ सकता था। ठीक है, रोटी का भी पूछ लेगा आपसे, रोटी का भी पूछ लेगा, या आपसे सखी का भी बहुवचन वो पूछ सकता था। ठीक है, तो इनका तुम देख रहे होंगे बेटा जो अंतिम वर्ण है वो इकारांत है और ये सब स्त्रीलिंग है। जब इनका बहुवचन बनाया जाएगा तो जो बड़ी की मात्रा है आपको उसे छोटी करना पड़ेगा। तो नदी का हो जाएगा बेटा नदियां, क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा, छोटी करके यहाँ प्रत्यय लगा दो। ऐसी टोपी का हो जाएगा बेटा टोपियां, ये बात आपको याद रखना, कभी वचन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी रोटी का रोटियां हो जाएगा बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसी बेटा यहाँ पर सखी का क्या हो जाएगा, सखियां। सखी का अगर पूछेगा तो सखी का क्या बताना, रोटी का रोटियां, और सखी का पूछेगा तो बच्चों सखी का हो जाएगा आपका सखियां। तो ये बात आपको याद रखनी है और सभी को पता है कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक वचन और आपके क्या बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, बहुवचन और आपके द्विवचन। तो ये तो आपको सभी को याद होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। तो ये आपका बिल्कुल सही था बेटा, इसमें गलती नहीं थी। लेकिन जैसे बहन है, बहन का बहने दे रखा है, ये भी आपका बिल्कुल सही था बेटा, बहन का बहने ही होता है। रीजन क्या है, मैं यही बता दूं कि बेटा जब भी कोई एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, ठीक है, क्या होती है बेटा, एकारांत, जब भी कोई स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, एकारांत अगर कोई स्त्रीलिंग संज्ञा है, अगर कोई बेटा क्या है, एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा अगर कोई है, तो अपने माइंड में एक बात सेव कर लेना बेटा सब जने, एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है तो याद रखना वहां ए के स्थान पर, ए के स्थान पर ए और उसके ऊपर क्या बिंदी लगाकर क्या बनाया जाता है, उसका बहुवचन बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा कि बहुवचन कहाँ बिंदी लगनी है, कहाँ बिंदी नहीं लगनी है, इस चीजों का हमें जानकारी होनी जरूरी है जब भी कोई एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है। जैसे मान लो उसने कहा आपसे कि मेज का बहुवचन क्या होगा, उसने कहा आपसे पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, उसने कहा आपसे गाय का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, उसने कहा बेटा आपसे कि मेज का बहुवचन क्या है,
पुस्तक का बहुवचन क्या है, गाक का मतलब गाय का बहुवचन क्या है, उसने कहा आंख का बहुवचन बताओ, या उसने कहा आपसे झील का बहुवचन बताओ। ठीक है, तो ये जो संज्ञा है ना, ये सब स्त्रीलिंग है और एकारांत है। और बेटा जब इनका आप बहुवचन बनाने को आपसे कहे तो गलती मत करना। आप जब मेज का बहुवचन बताओ तो यह मेजे जब करो ना, मेजे, तो यहाँ पर बिंदी जरूर लगाना, क्योंकि ये स्त्रीलिंग संज्ञाओं में बिंदी लगती है। पुस्तक का जब आप बहुवचन बनाओ तो पुस्तक का बहुवचन बनाने के लिए पुस्तकें तो करो, लेकिन बाद में बेटा बिंदी लगेगी, क्योंकि एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में बिंदी लगती है। गाय का बहुवचन बनाओ तो बेटा याद रखना, गाय का बहुवचन बनाओ तो सही, पर बाद में उसमें क्या लगाओ बेटा, बिंदी लगाओ। जैसी आंख का बहुवचन पूछेगा तो ये बिंदी देखना जरूर बेटा, कभी कभी बिंदी नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाता है, तो आंख का आंखें हो जाएगा। झील का पूछेगा तो बेटा आपको झील का झीले बताना है, झीले। ठीक है, तो बिंदी लगेगी, ये एकारांत स्त्रीलिंग, तो ये भी बात आपकी सही थी। जबकि गुब्बारा होता है बेटा, गुब्बारा में ये आकारांत है और पुल्लिंग है, तो जब आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जाता है, ये पॉइंट में आपको बताओ बेटा कि जो आपकी आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है ना, ठीक है, कौन सी होती है बेटा, आकारांत पुल्लिंग जो संज्ञा होती है, तो याद रखना आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में क्या होता है, थोड़ा सा अगर बताऊं मैं आपको बेटा, तो जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है ना, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है, आकारांत, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं बेटा यहाँ पर, जिससे, अरे यार, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है बेटा, तो वहां क्या होता है, वहां आपको केवल क्या करना पड़ता है, आ के स्थान पर खाली ए लगाना पड़ता है, यहां बिंदी नहीं लगती है। एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होगी तो ए के स्थान पर बिंदी लगेगी बहुवचन में, लेकिन जब आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है, मतलब किसी भी शब्द का अंतिम बड़ा अगर आ होता है तो उसका बहुवचन बनाते समय केवल ए लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसा आप बेटा कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो उसने गुब्बारा कहा, तो देखो गुब्बारे का ये आकारांत है, पुल्लिंग है, तो आ के स्थान पर खाली ए लगाया है, बिंदी नहीं लगाई, तो ये सही है आपका। जैसे मान लो वो गधा कह सकता था, ठीक है, तो गधे का बहुवचन जब गधा कह दे, या आपसे वो घड़ा कह दे, ठीक है, गधा कह दे, घड़ा कह दे, या आपसे वो चश्मा कह दे बेटा, तो जब आप इनका बहुवचन बनाओगे तो ये सब आकारांत पुल्लिंग संज्ञा है, तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी, आप गधे का खाली गधे ही लिखोगे, यहाँ बस एक ही मात्रा लगेगी, घड़े का आप केवल घड़े ही लिखोगे, ऐसे चश्मे का आप केवल क्या लिखोगे, चश्मे ही लिखोगे, ये बात याद रखना। जैसे पंखा है बेटा, तो पंखा आकारांत पुल्लिंग है, तो खाली इसमें आप पंखे लिखोगे, अब साइड में यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, ये बात आपको याद रखनी, गलती मत करना। ठीक है, देखो झाड़ी है, मैंने बताया कि अगर इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होगी तो वहां पर ये नहीं लगाते हैं बेटा, वहां पर बहुवचन बनाने के लिए आपको झाड़ियां करना पड़ेगा, तो इसका सही बहुवचन बेटा ये होना चाहिए था, यहाँ या प्रत्यय लगता, ये सही बैठता। ठीक है, समझ में आया, तो झाड़ियों ये गलत है कहना, इसका सही क्या होगा बेटा, झाड़ियां, ये बहुवचन बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये आंसर क्या था आपका, असंगत था, ये गलत था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है, कहाँ एकारांत पर बिंदी लगनी, कहाँ नहीं लगनी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। वचन दो होते हैं, कई बार मैंने वचन के बारे में आपको बता दिया प्रैक्टिस साइड में, अगर यहाँ से आप कोई क्वेश्चन बनता है तो गलती मत करना। ठीक है, चलिए, तो अच्छी तरीके से लिख लेना सब जने, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ बेटा, रोक कर देख लेना, मतलब रोक कर वीडियो को। ठीक है, स्लाइड इसकी बेटा बन नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत विस्तार मैंने रखा है, तो इसी वजह से स्लाइड में दिक्कतें हो रही थी, तो ऐसे मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए बेटा, तो सबको समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि गढ़वाली भाषा में शोक किसे कहते हैं, बताइए कि गढ़वाली भाषा में शोक किसके लिए बना, ये शोक जो वर्ड होता है ये गढ़वाली भाषा में किसको कहा जाता है। अच्छा बन बैठा बेटा, क्योंकि रिश्तेदारों से संबंधित कुमाऊनी, गढ़वाली या जोमसारी, यहाँ से कुछ पर्यायवाची होते हैं, कुछ बनवर्ड होते हैं, आपसे पूछ लेता है। तो जो मैंने ये पीडीएफ आपके लिए बनाई है बेटा, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट जो 10वां बनाया गया है, ये जितने भी गढ़वाली या कुमाऊनी या जोमसारी से रिलेटिव यहाँ पर ये हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, अच्छी तरीके से 1 या 2 बार पढ़ लेना, ये बहुत मेन है क्योंकि रिश्तेदारों से संबंधित ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि गढ़वाली भाषा में शोक जो कहते हैं बेटा, वो ससुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा, ससुर को, ससुर जी को कहा जाता है। तो कभी भी याद रखना शोक का अर्थ क्या होता है गढ़वाली भाषा में, तो क्या होता है बेटा, ससुर होता है। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर देखो मैंने कुछ दे रखे हैं,
खंडवार प्रश्न उत्तर गढ़वाली कुमाऊनी बोली से संबंधित रिश्तेदार संबंधी परिवार संबंधी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ये पढ़ लेना बेटा, ये रिश्तेदारों से संबंधित आते हैं और पिछली बार भी अगर पेपर हुआ होगा तो आपने देखा होगा इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार बने। ठीक है, चलिए जैसे मान लो अगर पूछेगा भैया इसका जिठान का मतलब क्या होता है, तो बड़ी जेठानी होता है बेटा। जुठान का मतलब क्या होता है, तो बेटा छोटी जेठानी होता है। तो जिठान अलग होता है, जुठान अलग होता है, ये बात आपको याद रखना बेटा। बेरान का मतलब पूछेगा तो बेटा बहु रानी होता है। जबकि ठांडी का अर्थ पूछेगा तो अविवाहित स्त्री कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, अविवाहित स्त्री। जबकि झड़ नती का अर्थ पूछेगा, इसका क्या होता है, तो पोते का पुत्र को क्या कहा जाता है बेटा, झड़ नाती कहा जाता है। कभी भी भूला, भूला का अर्थ क्या बताया गया गढ़वाली में, तो बेटा छोटा भाई बताया गया। छोरा का अर्थ क्या बताया गया, तो आपको बेटा बेटा बताना है। जबकि छोरी किसे कहते हैं बेटा, बेटी को। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आप इसे देख लेना, रिवीजन कर लेना, एक नहीं 2-3 बार इनको पढ़ लेना। ठीक है, ये आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। जैसे शोक का मैंने भी आपको बताया बेटा कि शोक का मतलब क्या होता है बेटा, ये ससुर जी होते हैं इसका अर्थ। जबकि भैजी, भैजी जो होते हैं, भैजी किसे कहा जाता है बेटा, बहन को कहा जाता है। वितरान जो कहा जाता है बेटा वो बड़ी बहू को कहा जाता है। और खुट्टू जो कहा जाता है बेटा वो नाती को कहा जाता है। कनास जो कहा जाता है, कनास वो छोटे भाई को कहा जाता है। और बेज्जू जो कहा जाता है बेटा वो पिता को कहा जाता है। और आमा जो कहा जाता है वो माता को कहा जाता है। और भिंजू का अर्थ होता है बेटा बहनोई, क्या होता है बेटा, बहनोई। और जबकि दाजू का अर्थ होता है बेटा बड़ा भाई। दाजू माने क्या होता है बेटा, बड़ा भाई होता है। अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ लेना बेटा, रिविजन कर लेना सब जने। ठीक है, सियाल का अर्थ बेटा साला होता है। ठीक है, चियाल का अर्थ बेटा भांजा होता है। फूली कहा जाता है चाची को बेटा। बिटोल बड़ा अच्छा शब्द है, बिटोल माइका को कहा जाता है बेटा। ठूल बाल पूछेगा तो बड़े बेटे को कहा जाता है। ये बेटा बहनोई को कहा जाता है, बताया मैंने। थुलकी कहा जाता है बड़ी बहन को। और बहनजी कहा जाता है बेटा बहन को। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ये सारे शब्द बेटा रिवीजन कर लेना, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। मियारी अम्मा मेरी माँ को कहा जाता है, बहन जी बहन को। ठीक है, प्राकृतिक भौगोलिक शब्द से जुड़े हुए कौन से होते हैं बेटा, ये भी देख लेना। जैसे प्राकृतिक भौगोलिक शब्द से जुड़े हुए हैं आपके कौन से, जरा यहाँ होंगे बेटा, देखो प्राकृतिक भौगोलिक शब्द से जुड़े हुए। ठीक है, जैसे थुलधार पूछे, थुलधार का अर्थ क्या होता है बेटा, तो पहाड़ी ढलान होता है। ढूंग का अर्थ क्या होता है बेटा, पत्थर होता है। ठीक है, पायल का अर्थ क्या बताया गया यहाँ पर कि धान की पुआर होता है इसका अर्थ। टपक का मतलब झरने से बताया गया बेटा। कांतिल का मतलब क्या होता है, छोटी नदी या बेटा यहाँ पर गधेरा कहा जाता है। पोन का मतलब यहाँ पर हवा से बताया गया। चखू का मतलब यहाँ पर आंख से बताया गया। रिंड का मतलब यहाँ पर लकड़ी का लट्ठे से बताया गया। तो अच्छी तरीके से बेटा ये रिवीजन कर लेना सब जने। ठीक है, सामाजिक संस्कृति शब्द से जुड़े जो आते बेटा आपके, जैसे ग्वांसी का अर्थ पूछेगा तो ग्वाला होता है। और गाठिया का गांव का प्रधान। वैशाख किसे कहते हैं, विशाख महीने को कहा जाता है। फ्यूल कहा जाता है लकड़ी को। योंक गांव या क्षेत्र को। गुठियार कहा जाता है पंचायत जो सदस्य होते हैं। रोटी को रोटी कहते हैं। कटियोड़ को गांव का मेला कहा जाता है। रोटांग को शादी के गीत के नाम से। थोकदार को जमींदार कहते हैं। छिनक को पल या क्षण कहते हैं। घाव को बेटा देवता कहते हैं। तो ये अच्छी तरीके से आप सभी को बेटा पढ़ना है, ये बात ध्यान से सुनना। ठीक है ना, चलिए तो एक या 2-3 बार आप जब लोग पेपर हो रहा है इनका रिवीजन कर लेना। पीडीएफ बहुत मेन रिश्तेदार संबंधी पूछे जाते हैं बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए बेटा कि जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं उसके कितने भेद होते हैं जीव के आधार पर। तो बेटा अगर जीव के आधार पर कभी स्वर पूछेगा तो याद रखना, जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं ना, ठीक है, किसके आधार पर बच्चों, अगर जीव के आधार पर कभी स्वर पूछेगा तो आपको गलती नहीं करनी है। जीव के आधार पर कभी अगर आपको स्वर पूछे तो याद रखना, जीव के आधार पर स्वर आपको 3 बताने। कितने बताने बाल को, 3। तो जीव के आधार पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बेटा कि अगर कभी भी जीव के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं तो जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं। जीव के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 में आपको याद रखना बेटा, एक होता है आपका जीव के आधार पर अग्र स्वर। कौन सा होता है, अग्र स्वर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक स्वर होता है जिसे हम कहते हैं बेटा मध्य स्वर, मध्य कह दो, या आप इसको केंद्रीय स्वर भी कह सकते हो। जीव के आधार पर केंद्रीय स्वर। ठीक है, एक होता बच्चों तीसरा यहाँ पर पश्च स्वर। कौन सा होता है आपका, पश्च स्वर होता है जीव के आधार पर। तो कभी जीव के आधार पर पूछेगा तो आपको 3 बताने। अग्र स्वर मतलब कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं तो जीव का प्रयोग, मतलब जीव का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है,
अब अग्र स्वर का मतलब वो होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, मतलब अगले भाग का प्रयोग करके उस स्वर को बोल रहे हैं, तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर होते हैं बेटा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो, मध्य भाग का प्रयोग किया जाए तो वो मध्य स्वर में प्रयोग मतलब मध्य स्वर में आता है। पश्च स्वर उसको कहा जाता है कि जब जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है उसी को हम पश्च स्वर कहते हैं। पूछ लेता है, मैं ये भी लिख रहा हूं बेटा कौन कौन से होते हैं, कभी अगर पूछे कि बताइए कौन सा मध्य है कौन सा वैसे है, तो बेटा याद रखना अग्र स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर होते हैं बेटा आपका एक छोटी और एक आपकी बड़ी, ठीक है, और एक होता है बेटा आपका ए और एक होता है बेटा आई। ये चार जो होते हैं ना ये स्वर ऐसे होते हैं बेटा जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, इसी कारण इनको बेटा क्या कहा जाता है अग्र स्वर। तो कभी भी इन चारों में से देकर पूछे तो ये सब क्या कहलाते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर याद रखना बेटा मध्य स्वर केवल एक ही होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है केवल एक ही होता है जिसका नाम होता है बेटा ए। जबकि पश्च स्वर जो बचे वो सब पश्च स्वर होते हैं बेटा। पश्च स्वर में देखो जैसे कि आपका ए आ गया, या आपका बेटा आ आ गया, या यहाँ पर छोटा ऊ आ गया, या बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर ओ आ गया, या आपका औ आ गया। ये जो स्वर होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा पश्च स्वर होते हैं। अग्र स्वर पूछेगा तो ऊपर वाले याद रखने, कभी भी अगर मध्य स्वर पूछेगा तो आपको ए बताना है, क्योंकि बेटा ये जो ए होता है इसके बारे में बताऊं तो है तो छोटा लेकिन कारनामे इसके बहुत खतरनाक होते हैं। इस ए की अगर बात करूं तो बेटा इसे 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 अगर बात करें बेटा यहाँ पर ए की तो इसे बेटा सहित स्वर भी कहा जाता है। कभी अगर पूछे सहित स्वर किसे कहते हैं तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। अमात्रिक स्वर कौन सा होता है बेटा, तो अमात्रिक स्वर भी बेटा यही होता है, याद रखना कभी पूछ ले। पूछे उदासीन स्वर किसे कहा जाता है तो उदासीन स्वर भी इसी को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। या मध्य स्वर तो मैंने आपको बता ही दिया, या बेटा केंद्रीय स्वर मैंने आपको बता दिया इसे क्या कहा जाता है, तो केंद्रीय स्वर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये नाम याद रखना। अग्र स्वर कौन से होते हैं याद रखना, ए को मध्य स्वर कहा जाता है, और पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है, गलती मत करना। जबकि मान लो अगर वो तुमसे पूछने लगा कि मुख बीबर या मुख खुलने के आधार पर, मान लो उसने कह दिया कि बताइए चलो अगली बार कि मुख बीबर या मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो मुख खुलने के आधार पर अगर पूछे तो बच्चों आपको बताने फिर चार। तो मुख बीबर या मुख खुलने के आधार पर कभी पूछेगा तो आपको चार बताने हैं। कितने बताने हैं, चार। एक होता आपका बेटा ध्यान से रुकना, एक होता आपका बीब्रत स्वर, कौन सा होता है आपका बीब्रत स्वर होता है, ठीक है। और एक दूसरा बच्चों आपका होता है अर्ध विब्रत स्वर, कौन सा होता है आपका अर्ध विब्रत स्वर, अर्ध विब्रत स्वर होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है आपका समृत स्वर, कौन सा होता है समृत स्वर होता है, समृत स्वर होता है, याद रखना। और चौथा जो होता है वो आपका होता है अर्ध समृत स्वर, कौन सा होता है अर्ध समृत स्वर होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर पूछे बच्चों आपसे कि मुख खुलने या मुख बंद होने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आप सभी को चार बताने, ठीक है। मान लो पूछेगा विब्रत स्वर कौन सा होता है तो याद रखना बेटा एकमात्र जो आ है ये एकमात्र ऐसा स्वर है जो विब्रत है, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुख आपका पूरा खुल जाता है। और विब्रत स्वर उसी को कहते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए उसको विब्रत स्वर कहते हैं, इसलिए आ आपका बेटा विब्रत है। अर्ध विब्रत में कौन कौन से आते हैं बेटा, अर्ध विब्रत में बेटा आपका एक तो ए आता है, ठीक है। और एक अर्ध विब्रत में देखेंगे तो बेटा आपका ये औ आता है, ठीक है। और एक अर्ध विब्रत में देखोगे तो बेटा आपका ए आता है, आई वाला, ये बड़ा वाला। ये तीन ऐसे होते हैं बेटा जो आपके अर्ध विब्रत होते हैं, ये तीन ऐसे होते हैं बेटा जो आपके क्या होते हैं अर्ध विब्रत होते हैं, ठीक है। मतलब कि इससे मुख जो होता है आधा खुलता है। तो याद रखना कौन कौन से अर्ध विब्रत होते हैं। समृत की अगर बात करो बेटा तो समृत में एक छोटी आती है, एक बेटा बड़ी आती है, ठीक है। और एक यहाँ पर छोटा हुआ आता है, एक कौन सा आता है यहाँ पर बड़ा हुआ आता है। ये छोटी बड़ी और छोटा और बड़ा ये चार स्वर जो होते हैं इनको कहलाते हैं समृत स्वर, ठीक है। मतलब जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख जो होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा बंद हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी समृत स्वर पूछे तो इन चारों में से आपको बताना है, विब्रत स्वर पूछे तो आपको ये बताने हैं। अगला है बेटा अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर पूछे कौन से होते हैं, एक तो बेटा एक ये होता है और एक आपका ये होता है। ये दो जो होते हैं बेटा इनको कहा जाता है अर्ध समृत स्वर कहा जाता है, ठीक है।
तो अर्धसमृत जब मुख आपका आधा बंद हो जाता है उनको अर्धसमृत स्वर कहते हैं उच्चारण करते समय। तो याद रखोगे बेटा कि मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर कितने बताने हैं, 4 बताने हैं। विवरत स्वर पूछेगा तो आ होता है, अर्ध विवरत पूछेगा तो ए औ आई होता है, जबकि अर्धसमृत स्वर में दोनों छोटी ई और बड़ी ई, छोटा और बड़ो दोनों आते हैं, और अर्धसमृत में आई और औ दोनों आते हैं। ठीक है, गलती मत करना कभी भी। ठीक है, जबकि अगर मान लो अगर तुमसे पूछने लगा अगला, और अगली अगर बात करें बेटा, मान लो वो तुमसे पूछने लगा कि ये बताओ कि अगला भेद पूछने लगा कि ये बताओ सब जने कि होंठों के आधार पर कितने हैं, होंठों या होंठों के आधार पर, होंठों या होंठों के आधार पर तो होंठों या होंठों के आधार पर अगर स्वर पूछेगा तो बच्चों फिर बताने पड़ते हैं 2। कभी पूछे कि होंठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं या होंठों के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 बताने पड़ते हैं। एक होता है बेटा आपका व्रतमुखी स्वर। कौन सा होता है आपका? व्रतमुखी स्वर। एक होता है व्रतमुखी स्वर होता है। ठीक है, एक व्रतमुखी स्वर होता है, दूसरा होता है बेटा अव्रतमुखी स्वर। कौन सा होता है? अव्रतमुखी स्वर। अव्रतमुखी स्वर होता है, मतलब कि होंठों की आकृति के आधार पर या होंठों के आधार पर कभी स्वर पूछेगा तो आपको 2 बताने, एक व्रतमुखी और दूसरा अव्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, व्रतमुखी स्वर में आपका देखो एक छोटा हुआ आता है, एक बड़ा हुआ आता है, एक आपका बेटा औ आता है और एक आपका बेटा क्या आता है? औ। मतलब कि व्रतमुखी स्वर उन्हें कहते हैं बेटा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख मतलब होठों की आकृति अगर वृत्ताकार हो जाती है उनको व्रतमुखी स्वर कहते हैं। अव्रतमुखी स्वर उन्हें कहते हैं बेटा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अगर होठों की आकृति वृत्ताकार ना हो। तो व्रतमुखी स्वर पूछेगा तो दोनों छोटे ऊ और औ आते हैं, जबकि जो बचे और स्वर ये अव्रतमुखी होते हैं, जैसे ए आ गया बेटा आपका, आ गया, ठीक है, या ई आ गया, या आपकी बड़ी आ गया, ठीक है, या ए आ गया, या आपका आई आ गया। ठीक है, तो ए आ ई बड़ी ए आई ये जितने स्वर बचे ये बेटा आपके क्या होते हैं? अव्रतमुखी स्वर होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो मुख जो होठों की आकृति होती है वो वृत्ताकार नहीं होती है, और व्रतमुखी स्वर इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होगी। चलिए, मान लो अगर पूछने लगा कि नासिका के आधार पर कितने होते हैं बेटा, तो याद रखना बेटा नासिका के आधार पर कभी पूछे, ये सारे में संख्या लिखवा दूंगा बेटा, कभी पूछ सकता है नासिका के आधार पर पूछे, तो नासिका के आधार पर कभी पूछेगा कितने होते हैं, तो नासिका के आधार पर जो बेटा स्वर होते हैं वो आपको 2 बताने। नासिका के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नासिका के आधार पर 2 बताने। एक कौन सा होता है नासिका के आधार पर? एक होता है बेटा अनुनासिक स्वर। कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर। एक होता है अनुनासिक स्वर होता है। ठीक है बच्चों, एक अनुनासिक। एक होता आपका बेटा यहाँ पर निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। ठीक है, तो नासिका के आधार पर कितने बताने बेटा? 2 अनुनासिक, और दूसरा क्या होता है बेटा? निर्नुनासिक। ठीक है, याद रखना, समझ में आ गया? सारी संख्या मैंने आपको लिखवा दी है जो मेन थी, अब गलती मत करना। जीव के आधार पर हमने 3 पढ़ लिए, नासिका के आधार पर 2 पढ़ लिए, मुख विवर के आधार पर 4 पढ़ लिए, होठों या होठों के आधार पर हमने 2 पढ़ लिए। ठीक है, चलिए कौन कौन से स्वर थे ये मैंने आपको लिख दिया। ठीक बच्चों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? चलिए, तो अच्छी तरीके से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक कर देख लेना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर सास के लिए गढ़वाली में सही शब्द क्या है, बताओ। अगला क्वेश्चन है कि सास के लिए गढ़वाली में सही शब्द क्या होता है। ये सास है, इस सास को गढ़वाली में किस अर्थ से जाना जाएगा, क्या बताओगे बेटा? डीडी, बोई या भोजी या बुजू, क्या होता है? तो याद रखना सास के लिए गढ़वाली में सही शब्द होता है बुजू। बुजू, ये बुजू जो कहा जाता है गढ़वाली में सास को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इससे रिलेटिव बेटा देखो कुछ पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते हैं कई बार। ये पिछली बार देखो यहाँ पर माँ के पर्यायवाची पूछे थे। ठीक है, जो पेपर हुआ था आपका पिछली बार तो उसमें माँ से संबंधित पूछे थे, तो माँ के पर्यायवाची में बोजी माँ का होता, बाई होता, बुआई होता। ठीक है, ऐसी 19 से रिलेटिव मैंने सभी के पर्यायवाची लिख दिए। जो पिछली बार आपका पेपर बना है ना उसके आधार पर मैंने अब ये सेट बनाया है, सभी सेट उसी के आधार पर बनने। लेकिन जो आज का सेट है बहुत ही जानदार है कि यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल जाए। ठीक है, रातों रात जाकर बेटा ये सारे क्वेश्चन छाट रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ आपको कि आपके लिए कि आपको मिले और आप अच्छी तरीके से पेपर दे पाओ। ठीक है,
और बस ऐसी मेहनत करते रहो बेटा। जैसे देखो गढ़वाली में पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बाऊ माने बेटा पिता होता है। भाई के लिए गढ़वाली में क्या होता है बेटा, भूला होता है। बहन के लिए भूजी होता है। दादी के लिए गढ़वाली में क्या शब्द दिया गया है बेटा, तो दादी के लिए याद रखना बेटा, दादी के लिए यहाँ पर दिया गया है डीडी। जबकि नानी का गढ़वाली में पर्यायवाची शब्द बोई होता है। ठीक है, यहाँ दादा के लिए बुब्बे होते हैं, अच्छी तरह पढ़ लेना बेटा। चाचा का गढ़वाली में शब्द क्या दिया है, काका। चाची के लिए काकी। बेटे के लिए लाडो होता है बेटा। बेटी किसे कहते हैं गढ़वाली में, बोई को। पुत्र के लाडो होता है, पुत्री के लिए बोई होता है। सासू के लिए बेटा अभी बताया मैंने भुजू होता है। ससुर के लिए बेटा बाऊ होता है। नंद के लिए भोजी होता है। जेठानी के लिए भोजी होता है। जेठ के लिए पूछेगा तो काका बताना। सब पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको पीडीएफ अच्छे से। भतीजा के लिए भूला होता है। भतीजे के लिए बोई होता है। मामा के लिए काका होता है। मामी के लिए काकी होती है। ठीक है, और भी है देखो यहाँ पर, और भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो ये लिख रखे बेटा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे सास के लिए भुजू बताया। ससुराल वाली माँ के लिए गढ़वाली में भुजू होता है बेटा। नवेली बहन के लिए भोजी होता है बेटा। छोटी भाई के लिए गढ़वाली में कौन सा शब्द होगा बेटा, भूला होगा। तो छोटी बहन के लिए भोजी। तो ऐसे शब्द मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, द्वारा में लिख रहा है इसने, द्वारा यही लिख दे दिखे। तो ये अच्छे तरीके से जो रिश्तेदार से संबंधित थे, जो पिछली बार पूछे गए थे, उससे रिलेटेड क्या पता कौन सा पूछ ले, तो आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द इसमें ऐसा है जो बेटा आपका देशज होता है, बताइए, बताओ। देशज कौन सा है बताओ। आग है, फटफटिया है, मोती है या खेत है। देशज छाटना आप सभी को। तो देखो इसमें अगर आप सभी ने लगाया होगा सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, यहाँ बी होगा और यहाँ सी। अगर बी ऑप्शन लगाया हुआ तो इज द करेक्ट आंसर। फटफटिया बेटा एक देशज है। देशज आप सभी को जानते हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देश शब्द कहते हैं। इन शब्दों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहता है, जो हमारे देश में ही जन्मे होते हैं उनको ही देश शब्द कहा जाता है। जबकि आग की बात करेंगे बेटा, तो आग जो है ये तद्भव शब्द है। आग कैसा है, तद्भव है। और इसका जो तत्सम होता है वो बेटा वो अग्नि होता है। क्या होता है, अग्नि। अग्नि क्या होता है, इसका तत्सम होता है। तो ये गलत हो गया था, फटफटिया है। मोती बेटा ये तद्भव है। मोती आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम मौक्तिक होता है। क्या होता है बेटा, मौक्तिक जो होता है इसका तत्सम होता है, मौक्तिक। ये इसका क्या होता है बेटा, तत्सम होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ सही था। खेत बेटा ये भी एक तद्भव है। खेत शब्द एक तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम आपका क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो इसलिए इसमें जो गलत था, मतलब जो आंसर था वो फटफटिया था। क्योंकि बेटा फटफटिया की बात करो तो देशज है। लोटा पूछे लोटा कैसा है, तो भी देशज है। थैला पूछे थैला किस भाषा का है, तो थैला भी देशज है। कटोरा पूछे कटोरा भी देशज है। आपसे खिड़की पूछे खिड़की किस भाषा का है बेटा, तो खिड़की भी आपको देशज ही बताना है। खिड़की पूछे या खिचड़ी पूछे खिचड़ी किस भाषा का है, तो खिचड़ी भी आपको इसमें बताना बेटा। अंटा पूछे अंटा किस भाषा का है, तो अंटा भी इसी का ही बताना। ठीक है, ये सब देशज है बेटा, याद रखना। लोटा, थैला, कटोरा, खिचड़ी, अंटा। या बेटा आपसे जूता पूछे जूता किस भाषा का, तो जूता भी इसी भाषा का होता है। डोंगी पूछे डोंगी किस भाषा का है, तो इसी का है बेटा। ठीक है, तो डोंगी भी इसी भाषा का होता है। खचा खच भी इसी भाषा का होता है। खचा खच पूछे तो भी इसी भाषा का है। डिबिया पूछे डिबिया भी इसी भाषा का होता है। या कटोरा पूछे कटोरा भी इसी भाषा का होता है। ठीक है, या गोबर पूछे गोबर, तो गोबर भी आपका बेटा देशज ही शब्द है। ठीक है, देशज मतलब वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है। तो अच्छी तरह से याद रखना बेटा, कभी लोटा, जूता, थैला, कटोरा, खिड़की या खिचड़ी, अंटा ये कभी पूछेगा तो आपको किस भाषा के बताने हैं, देशज भाषा के ही बताने हैं। गमछा भी पूछे ना, गमछा, ये भी इसी का ही होता है। चलिए, तो समझ में आया बेटा, पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है, बताइए कौन सा संयुक्त वाक्य। और कई बार मैंने आपको बता दिया संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया है। बताइए कौन सा सही होगा। जब मुझे ऑफिस जाना था तब तेज वर्षा हो रही थी। और कई बार बता दिया बेटा कि जब का संबंध अगर तब से होता है तो वो संयुक्त नहीं होता, वो आपका मिश्र वाक्य होता है। तो ये तो बेटा आपका मिश्र वाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। वेरी गुड। अब सीधी सी बात है, इसलिए से जुड़ा हुआ। ठीक है, कई बार बता दिया इसलिए से हो, या बेटा और से हो। ठीक है, या कोई एवं से हो, या कोई वैसे हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई किंतु से हो कोई सेंटेंस,
या कोई आपका परंतु से कोई भी, ये सब लिखवा दिए थे मैंने। इनसे जुड़े हुए बेटा किस में आते हैं, आपके संयुक्त में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा बेटा। मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी, और क्योंकि से जुड़ा हुआ ही मैंने आपको कई बार बता दिया वो मिश्र होता है, तो क्योंकि से जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य होता है, तो ये नहीं बनेगा। तेज वर्षा होने से मैं आज ऑफिस नहीं गया, तो तेज वर्षा होने से मैं आज ऑफिस नहीं गया, कोई जुड़ने वाली बात है नहीं, तो सरल में रहेगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर इसका बेटा फिर बी होगा, इसलिए से जुड़ा हुआ है, और इसलिए से, और से, एवं से, तथा से, इनसे जुड़े सब आपके संयुक्त होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 बताने हैं, कई बार बता दिया। रचना के आधार पर होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो आपको 8 बताने हैं, कई बार मैंने आपको बता दिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। गढ़वाली कुमाऊनी लोक बोलचाल में जेठ और बैसाख किस ऋतु से संबंधित माने जाते हैं। देखो अब देखो, पिछली बार बेटा इससे संबंधित पूछे गए थे क्वेश्चन, तो इससे रिलेटिव मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सब यहाँ पर लिख दिए। जेठ बैसाख महीने से रिलेटेड जितने भी अगर पूछेगा तो आप गलती मत करना। बताओ बेटा क्या कहा जाता है गढ़वाली कुमाऊनी में लोक बोलचाल में जेठ और बैसाख को क्या कहते हैं, बताओ। जेठ और बैसाख को क्या कहा जाता है, तो याद रखना बेटा जेठ और बैसाख किस ऋतु से संबंधित माने जाते हैं। अच्छा, किस ऋतु से संबंधित माने जाते हैं जेठ और बैसाख? ग्रीष्म ऋतु से, वर्षा ऋतु से, शीत ऋतु से, वसंत ऋतु से, वसंत ऋतु से। तो अगर बेटा आपने इसका आंसर लगाया होगा ये ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर जेठ और बैसाख जो होते हैं बेटा, ये ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के समय की बात होती है बेटा, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा इसका। कभी भी जेठ और बैसाख पूछे किस ऋतु से संबंध रखते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु आपको बताना है। ठीक है, चलिए इससे बेटा कुछ रिलेटिव मैंने देखो यहाँ पर सब लिख रखे हैं। चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है, तो याद रखना बेटा वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। चौमासा किस महीने में आता है, तो आषाढ़ से भाद्रपद तक आता है बेटा। पूछेगा जून किस ऋतु का नाम है, तो बेटा शीत ऋतु का है। जून किस महीने को कहा जाता है, पौष और माघ को कहा जाता है बेटा। ऐसोज किस माह को कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से मैंने बेटा पूरा यहाँ पर आपका ये विस्तार लिख रखा है। ठीक है, ऐसोज किसे कहा जाता है, तो ये आ गया बेटा ऐसोज वाला, मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो ऐसोज अश्वनी को कहा जाता है, अच्छे से पढ़ लेना। कार्तिक किस माह का स्थान नाम है बेटा, कार्तिक का। चैत किस संस्कृत माह का बराबर है बेटा, चैत्र का। बैसाख किस ऋतु का महीने का नाम है, ग्रीष्म ऋतु का ही बताया मैंने। जेठ अरे यार ठीक है, मैं चलते बेटा वही। ये रहा आपका, ठीक है, सही कर दो। इसकी बेटा स्लाइड नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ऐसे पढ़ाना पड़ रहा, पर कोई नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, समझ में तो आपको आइडिया। ठीक है, जैसे कार्तिक किस महीने का स्थानीय नाम है, तो बेटा आपको कार्तिक का। चैत किसका है, ये सब देखो मैंने लिख रखे हैं। विशाख का तो अच्छी तरह पढ़ लेना। हाड़, भादो, ये सारे जितने भी रिलेटिव है ना, देखो यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सारे रिवीजन कर लेना बेटा। एक भी यहाँ से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन है वो सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेटा। ठीक है, कार्तिक हो या गढ़वाली हो, कुछ भी हो, श्रावण हो, सब अच्छी तरीके से देखो। बहुत बढ़िया ये मैंने पीडीएफ बनाई है आपके लिए। उत्तराखंड में लोकप्रिय उत्तरायण किस माह में मनाया जाता है, तो ये सारी चीजें देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है पूरे विस्तार से। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए बेटा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी, शानदार तरीके से पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, जो मेन टॉपिक आपको भी लिखवा रहा हूँ। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी बतानी बेटा, किसकी अशुद्ध वर्तनी है, इसमें आपको छांटना है। किसकी अशुद्ध वर्तनी है बताइए बेटा। यहाँ पर कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थायित्व कोई दिक्कत नहीं, स्थायित्व सही लिखा हुआ है, निरोग भी सही लिखा हुआ है, स्वस्थ भी सही। एकता गलत है बेटा, एकता खाली यही आगा आपका, एकता ये, एकता यहाँ गलत है बेटा। एकता में आप खाली ऐसे लिखोगे, एकता ये होता है ना कि ये होता है, तो इज द करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्थायित्व सही लिखा हुआ, निरोग भी, स्वास्थ्य भी, एकता ही गलत था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाएगा। अर्थात बताओ कि अगर हमें किसी भी कौवा का स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। कौवे के अंत में ई लगाना पड़ेगा, गलत बात है बेटा। कौवे के अंत में आन लगाना पड़ेगा, ये भी गलत है। कौवे के पहले स्त्री लगाते हैं, नहीं। कभी भी कोई जानवरों का हमें स्त्रीलिंग बनाना पड़ता है तो वहां पर बेटा मादा और नर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मादा है तो मादा स्त्रीलिंग बनाएगी। जैसे मान लो उसने कह दिया कौवा, तो कौवे का हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो तुम्हें वहां करना पड़ेगा मादा, तुम लिखोगे मादा कौवा। ठीक है, मादा कौवा। या मान लो कहने से चील, चील कैसी है, चील एक स्त्रीलिंग है, तो इसका तुमसे पुल्लिंग पूछेगा, तो चील में पुल्लिंग बनाने के लिए तुम करोगे नर चील।
ठीक है। जैसे मान लो छिपकली है, तो छिपकली कहने से स्त्रीलिंग है, तो इसका तुमसे पुल्लिंग पूछेगा, तो छिपकली का कर दो आप नर छिपकली। क्या कर दो बेटा? नर छिपकली कर दो। जैसे गेंडा है, अब गेंडा कहने से बेटा आपका पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग पूछेगा, तो आप लिख दो यहाँ पर मादा गेंडा। तो किसी भी जानवरों का अगर मान लो तुमसे पूछा जाए तो नहीं प्रत्यय से नहीं बन पा रहा, तो आप नर और मादा लगाकर उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना सकते हो। तो इसलिए याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। कौवे का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है वहां पर? मादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। 10वां की सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? बताइए बेटा यहाँ पर कि भाई इस सकल का अर्थ क्या होता है और इस सकल का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना बेटा, कलाकृति गलत है बेटा, सन सम्मत ये भी गलत है। याद रखना बेटा, ये जो छोटा वाला सकल है ये दर्शाता है संपूर्ण को, और बड़ा वाला सकल होता है बेटा अंश को। ठीक है, तो याद रखना छोटे वाले सकल का अर्थ संपूर्ण है, बड़े वाले सकल का अर्थ अंश होता है। जैसे सभी को पता होगा अली, एक अली ये होता है और एक अली ये होता है। ठीक है, तो जो बड़े छोटी वाली अली होती है इसका मतलब होता है बेटा भूरा, ये भूरा होता है। बड़ी वाली अली का मतलब क्या होता है बेटा? सखी से होता है। किससे होता है? सखी से। एक होता है बच्चों याला तरणी और एक होता है बच्चों ये तरणी। तो कई बार बता दिया, ये जो तरणी होती है बेटा नाभ को दर्शाती है, वो ये सूर्य को होता है। छोटा वाला तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ठीक है, और जबकि बड़ी वाली तरणी जो होती है बेटा वो क्या होती है? आपकी नाभ होती है। क्या होती है? नाभ। जबकि बेटा एक होता है आपका अब्ज और एक होता है बच्चों आपका अब्द। तो बेटा अब्ज जो होता है ये होता है बेटा कमल, कभी पूछे, और जबकि अब्द होता है बेटा बादल। क्या होता है? बादल। ये बात याद रखना। जबकि बेटा एक होता है आपका अनिल और जबकि एक होता है आपका बेटा अनल। तो याद रखना बेटा, अनिल माने होती है हवा, ये बात याद रखना। जबकि अनल माने होती है आपका, अनल माने होता है अनल माने हम कह सकते हैं आग। क्या कह सकते हैं बेटा? हम आग कह सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ भिन्नार्थक शब्द होते हैं, समुच्चय भिन्नार्थक शब्द जो पूछ लेता है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना, इस सकल का अर्थ संपूर्ण होता है, उस सकल का अर्थ अंश होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। 11वां क्वेश्चन कहता है कि अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? बताइए। एक बेटा बन बैठा है यहाँ पर कि अंकेक्षक का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होता है? अंकेक्षक किसे कहते हैं? अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने वाला, या अंकों के साथ खेलने वाला, या आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। याद रखना बेटा, अंकेक्षक जो होता है वो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को ही क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अंकेक्षक आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 12वां कि कथन ए कहता है। आप देखो यहाँ पर ये कुछ कथन से रिलेटिव मैंने कुछ रखे हैं यहाँ पर, कभी मान लो बन जाए तो इससे रिलेटिव यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मान लो कथन ए से रिलेटिव, मान लो उसने कह दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन बना दिया तो आप गलती मत करना कि छोलिया जो है ये उत्तराखंड का युद्ध नृत्य है। क्या ये बात कहना सही है? क्या ये कथन जो पहला है क्या ये सही कहता है कि छोलिया उत्तराखंड का युद्ध नृत्य है? चलिए दूसरा कथन कहता है कि यह नृत्य वीरता और सूर्य की परंपरा का प्रतीक है। बताइए क्या ये दोनों बात सही है या गलत है? बताओ। ऐसे क्वेश्चन से आप कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं ऐसे, या अभी बताऊंगा आप कई सारे क्वेश्चन रखे हैं इस तरह के। ठीक है, तो याद रखना बेटा, पहला कथन बिल्कुल सही है कि छोलिया उत्तराखंड का एक युद्ध नृत्य है। ये बात बिल्कुल सही है, ये उत्तराखंड के युद्ध नृत्य में आता है, और ये जो नृत्य है ये वीरता और सूर्य की परंपरा का प्रतीक होता है। तो इसमें बेटा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर जो है, ये जो आर जो है ये एक ही सही व्याख्या करता है। सही बात है, ये आर जो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन कभी बने तो गलती मत करना। देखो मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ बना रखे हैं इस तरह के, मैं अभी देखो आपको दिखाता हूँ। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सब अच्छी तरह पढ़ लेना इस तरह के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन देखो ऐसे ही होंगे आपके, कथन वाले मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, सबको ऐसे ही पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, एक बार पढ़ लेना सब ने। जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है इस तरह के क्वेश्चन में बना के कि नोली शब्द का अर्थ नवेली दुल्हन है। क्या ये बात सही है? लोकोक्ति नोली विवारी गुड़ की, देखो यहाँ दुल्हन की लज्जा को दर्शाती है। क्या ये बात सही है? तो ये सब मैंने आंसर भी दे रखे बेटा यहाँ पर कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही क्या है? सही व्याख्या है। तो ये इस तरह से आप इनके अर्थ भी जान लोगे और इस तरह से क्वेश्चन जो बनता है आप अच्छी तरह जान भी लोगे। ये देखो कई सारे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे अच्छे। पढ़ना बेटा सब, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है इतनी लाभदायक आपके लिए एग्जाम के लिए कि उम्मीद करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी वाले पीडीएफ से तुम्हारे क्वेश्चन ना बन जाए कई सारे। ठीक है,
अगर आपने नहीं देखी हो ना सारे प्रैक्टिस सेट मेरे, एक बार देख लेना, आपको जरूर मिलेंगे। मेहनत कर रहा हूं कि आप सभी सिलेक्शन ले लो और अपने जीवन में बिल्कुल खुश हो जाओ एकदम नौकरी लेके। देखो बिटोली पर्व में रिश्तेदारों को पकवान भेजे जाते हैं, क्या वह बात सही है? कारण दूसरा यह पर्व भाईचारों पर पारिवारिक संबंधों प्रगाढ़ करने के लिए मनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने इनके नीचे आंसर भी लिख रखे हैं, सही है नहीं है अच्छी तरीके से बेटा पढ़ लेना सब जने। देखो ना बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस तरह से तो बहुत सारी बुकें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छी तरह पढ़ ले। देखो कई सारे बेटा यहाँ पर देखो, ये मैंने जो मेन है ना आपके उत्तराखंड से जो भी नृत्य वगैरह है, ये सब मैंने बिल्कुल बढ़िया करके यहाँ पर देखो लिख रखे हैं सब। ये देखो यहाँ पर ये सब यही है आपके बेटा, पूरी पीडीएफ मैंने बड़े जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो आपकी कुमाऊनी गढ़वाली से आएंगे ना सारी, सब यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप गलती नहीं करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ जरा एकदम से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो यहाँ पर। ये कुछ बेटा यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो जरा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बताइए बेटा कौन सा है, चयन करें जो सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मत नाही, इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रभुता पाई काहू मत नाही का मतलब क्या होता है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बेटा इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा बेटा ए ऑप्शन। अच्छे से पढ़ लेना बेटा। प्रभुता पाई काहू मत नाही का मतलब होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले और तो वागाड़ पत्रिका का प्रकाशक कौन थे बेटा? वागाड़ पत्रिका किसकी है बेटा? बताइए बेटा। भारत कहां से इसका प्रकाशक हुआ था? सब जने बताओ। बताओ बेटा क्या है? भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। कहां से? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन कि वागाड़ पत्रिका जो है बेटा साप्ताहिक पत्रिका थी ये, जो आपकी भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। कहां से हुई थी बेटा? कोलकाता से प्रकाशित हुई थी आपकी बेटा। और ये जो है ये किसकी है? ये किसके संपादक कौन थे इसके? शंभुनाथ थे। कौन थे बेटा? शंभुनाथ थे। ये वागाड़ पत्रिका किसकी बेटा? शंभुनाथ की है, जो कहां से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता भारतीय भाषा परिषद से। तो इज द करेक्ट आंसर आपका बेटा ए होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा थी? बताइए। हिंदी जो है ये आकृति की दृष्टि से देखेंगे तो किस प्रकार की भाषा है? प्रलिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक? बताइए। हिंदी जो है बेटा आकृति की दृष्टि से अगर पूछेगा तो सभी को आंसर बताना है। हिंदी जो आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक या श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा है। श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा उसे कहते हैं कि जिस भाषा के पदों का क्रम निश्चित होता है, अच्छे ढंग से लिखा जाता है, उसको श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा के नाम से हम जानते हैं। तो हिंदी हमारी एक पदों के क्रम में निश्चित है, इसलिए इसे श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा कहते हैं। तो कभी भी पूछे हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की है तो श्लिष्ट व्योगात्मक बतानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कराल्य आदेश के मूल का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है कराल्य आदेश के मूल का गुण? बताओ। अनौपचारिकता, ठीक है। नपातुला, ठीक है। निर्व्यक्तिक, ठीक है। या भारी भीतरी बातें? याद रखना कभी भी कराल्य आदेशों में कभी भी भारी भीतरी बातों का जिक्र नहीं किया जाता। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बेटा क्या होगा? डी होगा कि भारी भीतरी बातें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति और प्रति गांठ दुर्जन हाय दाय नय यह रीति। इसमें बताना बेटा कौन सा आपका अलंकार है कि द्रग उर्जत, द्रग माने आंखें जब उलझनी लगती हैं, टूटत मतलब टूटने लगता है, कुटुंब माने परिवार, जुरत माने जब जुड़ने लगते हैं, चतुरचित प्रीति मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं, प्रति गांठ दुर्जन हाय दाय नय यह रीति कि रिश्तेदारों में घर परिवारों में क्या एक ठोस या गांठ पड़ जाती है। तो बता कौन सा है? तो याद रखना बेटा जब कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है, अर्थात कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है, वहां पर वो असंगति अलंकार होता है। इसमें यही कहा गया कि आंखें जो उलझ रही हैं वो नायक और नायिका की उलझती है। मतलब जब नायक किसी नायिका से प्रेम करता है तो जैसे प्रेम उनका स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही मान लो प्रेम की एक पहड़ी रखी जाती है, मतलब की श्रेणी चल जाती है,
तब से ही घर वाले दूर होने लगते हैं, घर वाले टूटने लगते हैं। तो आप मुझे बताओ, कारण तो उनका था ना कि प्रेम, आंखें उन दोनों क्यों लज रही है, नायक और नायिका की, लेकिन टूट कौन रहा है, परिवार। तो कारण कहीं और है, कार्य कहीं और है। तो ऐसी कंडीशन में आपका होता है असंगति अलंकार। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है बेटा किस अलंकार की है, असंगति अलंकार की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि सुजान है, रसखान है और प्रेम वाटिका है, जिनमें अष्टयाम और दान लीला भी प्रमुख है। ये किसकी रचना है, आप सभी को बताना बेटा। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका, जिसमें अष्टयाम और बेटा दान लीला भी प्रमुख हैं, ये किसकी रचना बेटा। तो अगर आप लगाओगे बेटा इसका ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। ये सब किसकी बेटा, रसखान की है। किसकी बेटा, रसखान की है। अच्छे से बेटा याद कर लेना। कुछ देखो मैंने यहाँ पर रसखान के बारे में लिखा है कि रसखान का पूरा नाम रसखानी है, जन्म लगभग 1600 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान रतनपुर उत्तर प्रदेश, व्रत क्षेत्र संभावित क्षेत्र स्थान है, मृत्यु लगभग 1710 में, धर्म मुस्लिम थे, भाषा ब्रजभाषा, साहित्य रचना थी। परिचय, रसखान हिंदू भक्ति परंपरा और राधा कृष्ण प्रेम केंद्रित ब्रजभाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्हें ब्रज का संत भी कहा जाता है। बड़े अच्छा बेटा, ब्रज का संत कभी पूछेगा तो रसखान को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। वे अकबर और शाहजहां के समय के समकालीन थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उनके काव्यों में प्रेम भाव, भक्ति, राधा कृष्ण श्रृंगारिक वर्णन प्रमुख है। उन्होंने ब्रज भाषा को मुसलमान कवियों में लोकप्रिय बनाया। वे अकबर के दरबार में भी आए थे और वहां उनकी रचनाएं सहारी गई। इनकी रसखान की प्रमुख रचनाएं याद रखना बेटा, रस खानी रचनाएं, यह राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है बेटा, तो रस खानी रचनाएं पूछेगा। ब्रज भाषा में रचनाएं मुख्यतः काव्य और गीत शैलियों में। सखियां और पद, ये इनकी है बेटा, भक्ति और प्रेम पर आधारित थी सखियां और पद। राधा कृष्ण की लीला का वर्णन इसमें बेटा, प्राकृतिक छवियों का सुंदर चित्रण भी इसमें है। तीसरी है रस खान की ख्याति प्राप्त रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी है, रस खान का रास, रास लीला का वर्णन है, रस खानी पदावली, ये भी राधा कृष्ण का वर्णन है। रस खान का साहित्यिक महत्व बेटा, ब्रजभाषा को समृद्ध किया। तो ये सब बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बचा बेटा आपका 19वां क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना बेटा, पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। पवित्र का बताइए, पवित्र में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, पवित्र का कौन सा संधि विच्छेद सही है, आप सभी को बताना है। देखो अगर पवित्र की बात करें बेटा, तो पवित्र में ए ऑप्शन नहीं होगा, ना ही बी होगा, ना ही आपका बेटा यहाँ पर सी होगा, बचा आपका डी ऑप्शन। तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पवित्र है, इस पवित्र में बेटा आपकी अयादी संधि है। कौन सी है बेटा, अयादी संधि होती है। ठीक है, चाहे वो आपसे नैन में पूछे, ठीक, चाहे वो आपसे शायर, शायर में पूछे, चाहे वो आपसे गायक में पूछे, चाहे वो आपसे नायक में पूछे, ठीक है, इन सभी में बेटा आपकी अयादी संधि होती है। इसे तोड़ोगे नायक को, नैन को, तो ये टूटेगा ने प्लस के अन से। ठीक है, इसे तोड़ोगे तो टूटेगा आपका से प्लस के अर से, और बेटा आप इसे तोड़ोगे तो टूटेगा आपका गे प्लस के अक से, और इसे तोड़ोगे तो टूटेगा आपका ने प्लस के अक से। ठीक है, और ये सब जो होते हैं बेटा आपके अयादी संधि के होते हैं। ऐप पर मैंने अच्छी तरीके से आपको संधि पढ़ाई है, तो गलती मत करना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा देखिए कि निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, नहीं है ये बताना है, कौन सा ऐसा है जो ना ही प्रज्ञा का है ना ही मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। मेधा, मति, विवेकी या विधाता, कौन सा नहीं। अगर आप बेटा सीधी सी बात है, विधाता ही नहीं होगा, क्योंकि प्रज्ञा मनीषी बुद्धिमान के होते हैं, विवेकी के होते हैं, तेज के होते हैं, तीनों ही सही है, लेकिन विधाता इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, प्रज्ञा मनीषा ये सब बुद्धि के होते हैं, विवेक मेधा। ठीक है, तो इसलिए इज द करेक्ट आंसर इसका डी होगा। तो 20 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुए, हमारा टेस्ट भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। उम्मीद मेरी यही है कि आपको अच्छी अच्छी चीजें बताऊं जो आपको एग्जाम में मिले। तो मिलते हैं बेटा बृहस्पति के दिन और लाइव क्लास के साथ, और मैराथन लेकर आ रहा हूं बेटा, जो उसमें आपको पूरी हिंदी कवर करवाऊंगा बड़े शानदार तरीके से। तो सब जने जुड़ना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है बेटा, अगले मतलब कि परसों को मिलते हैं लाइव में बेटा। जय।